अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया, मैं हूँ सदफ और ये है सदफ और तमानिया शो। सो सदफ, आज हम किस चीज़ के बारे में बात करें? पहले तो भाई थैंक यू हमारे इस शो को इतना गुड रिस्पांस मिला एंड फॉर योर ऑल योर फीडबैक एंड एवरीथिंग, हमारी मोटिवेशन कि हम थर्ड टाइम बैठे, हिम्मत करें है ना। नो, थैंक यू सो मच। आप लोगों की फीडबैक बहुत अच्छी थी एंड हमें अपनी फीडबैक देते रहें कि आप लोग किन टॉपिक्स पर चाहते हैं कि हम बात करें। तो उससे थोड़ी सी हमें डायरेक्शन मिली थी, थॉट कि वी कैन टॉक अबाउट स्पेसिफिक कंटेंट और फिर उसके साथ हम एक अटैच सोशल इशू के बारे में बात करें। तो जैसे आज हम बात करेंगे इस किताब की, ये है हाउ इट हैपेंड बाय शज़फ फातिमा हैदर। अच्छा, ये पता है इसका बड़ा कमाल है कैमरे का, ये पता है क्या करता है, ये मिरर इमेज कर देता है। ये बड़ा, हाँ, ये भी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी, भी तुम्हें लग रहा है कि उल्टा आ रहा है, तो ये उल्टा कर देता है। तो अच्छा, अब सदफ आप पहले इस किताब का सिनॉप्सिस देंगी। पहली बात तो ये कि ये एक पाकिस्तानी राइटर है, लड़की, और इसने इंग्लिश की किताब लिखी है। तो फर्स्ट थिंग है कि हमें हिट देने की जरूरत नहीं है, हम उर्दू अंग्रेजी सारी किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। ये जस्ट बाय चांस है कि हम जो टॉपिक जो बात करना चाह रहे थे उस पर हमें एक किताब मिली, वो एक अंग्रेजी किताब है और एक छोटी किताब है, हमने फास्ट पढ़ ली हम दोनों ने, हम बात एक या दो दिन में पढ़ी। तो नो नीड टू हेट अस कि हम उर्दू किताबें नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं उर्दू किताब, दैट्स राइट। हाँ, तो ये किताब जो है एक बहुत अच्छी गुड रीड है अबाउट अ वेरी सीरियस टॉपिक जो है अरेंज मैरिजेस में। और इसका वेरी शॉर्ट साइनॉप्सिस ये कि बहुत टिपिकल पाकिस्तानी फैमिली है और उसमें जो दादी हैं उनको बहुत शौक है कि हर किसी का अरेंज मैरिज हो और कोई लव मैरिज करने की जरूरत कोई लव मैरिज ना करे, बिल्कुल ना करे। एंड इट इज अबाउट हाउ सो बेसिकली बात शुरू करते हैं इस किताब के बारे में। और जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान इस किताब में जो भाई यानी एक लड़के की और एक पहले बेटे की शादी करते हैं, फिर चंद महीनों बाद बेटी की शादी करते हैं। और आज हम बात करेंगे कि एक ही फैमिली जब लड़के वाली हो तो उनकी कितनी डिफरेंट सिचुएशन होती है और जब वो बेटी का रिश्ता करने जाए तो उनकी कितनी डिफरेंट होती है। एंड आई डू वांट टू से कि ये किताब पब्लिश हुई थी 2011 के अंदर। सो थोड़ी पाकिस्तानी सोसाइटी में भी चेंजेस आए हैं, विच यू नो सम थोड़े चेंजेस आप फील करते हैं। और ये किताब जो है ये मैंने इट वाज स्ट्रेंज आई कुड नॉट फाइंड इट ऑन Amazon बिकॉज आई थिंक ये शायद 2011 में पब्लिश हुई थी। सो अगर कोई किताब इसको लेना चाहता है तो ये पाकिस्तान में लिबर्टी बुक्स पे जरूर अवेलेबल है। सो मैं जब पाकिस्तान गई थी तो मैं यूजुअली पाकिस्तानी ऑथर्स की किताबें उठाकर लाती हूँ। सो दैट इज व्हेन आई ब्रॉट दिस बुक एंड सो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, यू नो, सो दैट इज वन वे। एंड एज सदफ सेड कि इस किताब में एक खातून होती हैं जो हेड ऑफ द फैमिली होती हैं, विच इज द दादी। और दादी जो होती हैं वो अच्छा, बड़ी सेटिंग है, कराची की सेटिंग है कि एक फैमिली होती है, वो शिया फैमिली, सैयद फैमिली है। तो मैं बहुत इससे ना ऑल्दो जो दादी है वो बहुत कैरिकेचर है ऑफ दादी का कैरेक्टर, तो वो उनको बेचारियों का काफी मजाक, ऑफ कोर्स यू नो, किसी भी सीरियस सोशल सब्जेक्ट को पेश करने के लिए मजाक इज अ गुड टूल के लोग पढ़ते रहे उसको। बट इसमें जो शिया सैयद वाली बातें थी ना, आई कुड रियली रिलेट टू। वैसे ये बुक अच्छी है, मुझे लगता है इसको सबको पढ़ना चाहिए। एक तो एंटरटेनमेंट वैल्यू इसमें बहुत है, हंसी मजाक है। आपको अपने, अगर आप एक बहुत ही एवरेज मिडिल क्लास 90s के बच्चे हैं जो पाकिस्तान में कराची में ग्रो अप हुए हैं, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी कि हाँ ये क्या बात हो रही है। दूसरी बात है कि ये जो अरेंज मैरिज का टॉपिक है ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है और अगर इस पे सीरियस किताब लिखी जाती तो बहुत ही गमज़दा होती, शायद हम लोग रो पढ़ते और कभी ना पढ़ते। तो थोड़ी हंसी मजाक के साथ सीरियस बात हो तो वो आदमी सोचने पे मजबूर तो होता ही है, मगर पढ़ भी पाता है। और आई थिंक इसके अंदर जो एक और बात है कि जो इन्होंने शिया सैयद की फैमिली का दिया ना, ये किसी भी फैमिली पे ट्रू हो सकता है। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा, मेरी एक दोस्त होती थी कॉलेज के अंदर, वो लोग राजपूत थे, बल्कि यहाँ भी हमारी एक दो दोस्त हैं। तो मुझे लगता था कि सिर्फ जो शादी का मसला होता है ना वो शिया सैयद के दरमियान, लाइक सुन्नी और शिया में होता है, बट उसने मुझे बताया कि ये मसला तो राजपूत और राजपूतों से बाहर होता है। अच्छा, जो लोग सुन्नी है उनमें इतना मसला है कि खानदान में शादी करो, खानदान में शादी करो, बाहर से लड़की आएगी, पठानों से बोली का मसला होता है। फिर हमारी फैमिली में सदफ कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि जिससे उर्दू स्पीकिंग है और पंजाबी, इसका बहुत बड़ा मसला होता है कि यू नो वो भी फर्क होता है। यार तो पाकिस्तान में देखो उसकी अगर कोई बीवी या मियाँ सिंधी और पंजाबी, लोग इतनी हैरत से पूछते हैं आपकी शादी कैसे हुई, एग्जैक्टली, एक पंजाबी, ये शादी कैसे, लोग कैसे कि ये आपस में मुलाकात कैसे हुई। सो और ये जैसे मैंने बात की कि ये जो अरेंज्ड मैरिज है ये अगर आप एक सर्टेन क्लास से बिलोंग करते हैं जिसके अंदर बच्चियां कोएड में पढ़ते हैं या वो जॉब्स करते हैं, तो वो फिर डिफरेंट एक सिनेरियो है। बट यहाँ हम एक बड़े टिपिकल अरेंज्ड मैरिज सिनेरियो की बात करें तो आई थिंक शी डिड अ वेरी गुड जॉब ऑफ डिपिक्टिंग के अरेंज्ड मैरिज के अंदर, जैसे सदफ ने कहा कि ये इस खानदान के अंदर फिर ना उनकी
उनकी जो दादी होती हैं फिर एक बेटे के साथ रहती हैं अपने, उनका एक ही बेटा होता है और एक और एस्टर एक और होता है, उसकी किस्सा होता है, बट उसके फिर उनके जो पोता पोती होते हैं वो 3 होते हैं, तो उसमें एक बेटी एक बेटा और सबसे पहले भाई होता है, हाँ, फिर सारा वो पोते की शादी और फिर तीसरी बच्ची होती है जो नरेट कर रही है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है कि वो बच्ची छोटी है और वो सोच रही है कि जब मेरे भाई की शादी है तो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल अलग हैं, जो मेरी बहन की शादी हो रही है तो घर में बिल्कुल अलग माहौल है। एंड आई थिंक कि बहुत ही हर किसी को ये किताब इसलिए पढ़नी चाहिए बिकॉज ये आपके अंदर की कॉन्शियस साबित हो सकती है। जैसे हम जो भी है हमें देख रहे हैं, आप थोड़ा खुद अपना एनालाइज करें बिहेवियर के, अगर आपका भाई और बहन है तो जब आप अपने भाई के लिए लड़की ढूंढ रही थी और आप रिश्ता लेने गई और आप थी ड्राइंग रूम में बैठी हुई, जो लोग आपके सामने ट्रॉली आ रही थी तो आप क्या सोच के गई थी, वर्सेस जब आप ट्रॉली लगा रही थी और आपकी बहन के लिए लोग आ रहे थे रिश्ता देखने, तो आपकी क्या थी जैसे। और ये किताब जो है इट इज वेरी ब्रूटल इन द सेंस कि जब लड़के के लिए लड़की ढूंढने जाओ तो नंबर 1 रूल ये है कि लड़की गोरी होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल, लड़की तेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, और तेज किसी के तेज होने का मेयार कैसे पता चलेगा? ड्राइंग रूम में वो ऐसे है जो पाकिस्तानी सोसाइटी में कि क्या वो लड़के को देख रही है, मतलब उसने उस लड़के से शादी करनी है, लेकिन जब आप ड्राइंग रूम में बैठे तो आप लड़की बेचारी लड़के को ना देखे, ठीक है। और दूसरी बात है कि लड़की जो है वो इस कदर डीह्यूमनाइज है, जिस तरह लोग एक बात करते हैं कि अच्छा उसके बाल कितने लंबे थे, उसका रंग कितना गोरा था, वो कितनी लंबी थी, वो बोल रही थी, देख रही थी, कितना बोली, उसने बोली तो क्या सवाल बोले, राइट। और कोई उसके दिमाग के बारे में बात ही नहीं करता किसी लड़की के बारे में। और परफेक्ट बहू वो होती है जो जिसकी पढ़ाई खत्म हो गई हो और उसके फौरन बाद उसकी शादी हो जाए, उसकी कोई करियर एस्पिरेशंस ना हो, क्योंकि बाहर जाना जो है वो तो बहुत ही मायूब बात समझी जाएगी। हमारे खानदान में हमारी बहू काम करती है और खाना भी बनाने का खाने का बेकिंग आती हो उसको, घरदारी का शौक हो उसको एक। और ये जो सदफ और मैं बात कर रहे हैं, क्योंकि सदफ की भी माशाल्लाह 2 बहनें हैं, मेरी भी एक बड़ी बहन है, मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरी। सदफ तो बहुत लकी थी, सदफ को जो माशाल्लाह हस्बैंड मिले वो बहुत ही अच्छे, और सदफ डिडंट हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, बट मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरी हूँ, मेरी बड़ी बहन इस प्रोसेस से गुजरी है। फिर जैसे जो मेरा भाई है उसकी भी एक अरेंज मैरिज हुई थी, सो और फिर आप अपने कजन्स वगैरह सबको देखते हो, हम सब ने इस प्रोसेस को होते हुए देखा है। इन सम वेज ये हमारी सोसाइटी का एक नेसेसरी इविल भी है। नहीं, मुझे नहीं समझ, अच्छा नहीं, बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। अच्छा देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक बात इस किताब में भी है, ये इस बात पे भी, इस बात किताब में भी ये बात है कि जो दादी होती हैं वो लड़कियां देख के आती हैं अपने पोते के लिए, और सब उनका दिमाग 7वें आसमान पे होता है, बिकॉज वो बार बार अपनी बहू को यानी लड़के की माँ को कहती हैं कि देखो हम तो लड़के वाले हैं, हम तो लड़के वाले हैं। तो बहू जो है वो जब वो कहती है कि अब लड़की देख आए, ट्रॉली खा पी आए, अब क्या जवाब देना है, तो वो कहती है कि कोई जवाब ना दो, मतलब कि हम क्यों जवाब दें, जब जवाब नहीं आएगा तो वो समझ जाएंगे कि हमारी तो ना है, हमें लड़की पसंद नहीं आई। तो वो ये बिलीव करती हैं कि लटकाते रहो लड़की वाले को, वो 1 हफ्ता 10 दिन इंतजार करेंगे बेचारे, और उसके बाद जो है वो समझ जाएंगे कि उनको लड़की पसंद नहीं आई, इसलिए कोई जवाब नहीं है। तो लेकिन जब वो लड़की, और तो पूरा प्रेमिस इस बात पे है कि जब हम लड़की वाले हैं तो हम खुद अपनी लड़की की बात करें या फोन करके पूछें आपको कैसा लगा, एक बेहयाई समझी जाएगी, बिकॉज हम लड़की वाले हैं। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर आप कि बेचारी लड़की वाले जो हैं, जो हम बात करते हैं इतने मजलूम है कि ओवर अर्नेस्ट ना लगे। हाँ, एक किताब पढ़ के मुझे ये बात भी हिट हुई कि आप अपनी लड़की के लिए कोई भी आपको पसंद हो आप खुद नहीं कह सकते, ब्याह समझ जाएगी कि आप हमारी लड़की ब्याहेंगे, आप किसी खानदान वाले से बोलेंगे सुनो तुम पता करो उनका क्या इरादा है, उनके कोई लड़के का रिश्ता उन्होंने क्या सोचा है, क्योंकि फिर ये होगा कि अगर वहाँ शादी होगी तो सारी उम्र लड़की को ताने मानेंगे कि तुम्हारी तो अम्मा ने खुद आके किया, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी। देखो कितनी बुरी बात है, ये बहुत गलत बात है। और इसी से रिलेटेड ही होता है कि जब वो अपने उल्टा होता है कि जब वो फिर अपनी लड़की के लिए कर रहे होते हैं तो उनको होता है कि वो फोन क्यों नहीं कर रहे, और तो उस वक्त उनको गुस्सा आ रहा होता है कि नो बताएं तो सही ना कि आगे कॉन्वर्सेशन क्या हुई। एंड सदफ टू द एक्सटेंट कि आई एम श्योर तुम्हारे घर में भी होगा कि हमारे घर में भी से मैं, मेरी बहन, 2 बड़ी बहनें थी, फिर भाई था हमारा, तो मेरे अम्मी अबू का बहुत मिलना जुलना होता था, बट मेरे अम्मी अबू खुद जिन लोगों के ज्यादा लड़के होते थे ना उनसे मिलना जुलना जरा खुद ही थोड़ा सा कम रखते थे या उनको ज्यादा अटेंशन नहीं देते थे, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जो लड़के वाले होते हैं उनके दिमाग बहुत खराब होते हैं। और हम अपनी हमारे खानदान में एक और हम बड़ा जोक करते थे कि जिसका लड़का होता था ना और जब लड़के की नौकरी लग जाती थी तो अब हम कहते थे अब आपके हाथ में ना ट्रम्प का वो इक्का आ गया है, तो हम अपनी ना सबको अपनी जैसे फुफिया अम्मी वगैरह हम सबको तंग करते थे जब इनकी बड़ी खातरें होती थी ना, ये शादियों पे जाती थी तो हम इन्हें कहते थे अब आपके हाथ में ना, और आई डोंट नो जैसे तुम कार्ड्स खेलते थे ना पत्ते शो हो गए, तो जब वो अपने लड़के की कर देती थी ना तो हम कहते थे अब आपने ना पत्ते शो कर दिए, अब आपकी उतनी खातिर मदारत नहीं होगी, दिस
दिस इज अ वेरी वेरी सैड रियलिटी ऑफ लाइफ. और जो सदफ बात कर रही है वो उसकी बात कर रही है कि लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, लड़के वाले और लड़की वाले की. पर मैंने जो सदफ तुम्हें कहा ना कि नेसेसरी ईवल है, मैं उस एस्पेक्ट पे कह रही थी कि मिलने जुलने के लिए, कि अगर आप वरना फिर अगर आप फिर कैसे मिलोगे लोगों से. जैसे अगर हमारी फैमिली में होता था कि मेरे अम्मी अब्बू ऑलरेडी बहुत सोशल थे, मेरी दादी शदीद सोशल थी. अच्छा शियाओं में एक और भी एस्पेक्ट होता है, खैर इसमें भी जिक्र हुआ है, मजालिस पे लोग देख लेते हैं लड़कियों को, ठीक है ना, कि मजालिस पे फिर नॉर्मल होता है कि चलो लोग शादियों पे देख लेते हैं, ठीक है ना, लड़कियों को. भाई अब अगर शादियां भी नहीं हो रही, मजालिस भी नहीं हो रही, तो जैसे मेरी बहन का जो भी रिश्ता आया, या यूजली मेरा, वैसे लड़कियों को हमेशा पता चल जाता है, बट होता कुछ ऐसे ही था कि भाई फलां बाबा के दोस्त हैं, वो मिलने आ रहे हैं, जैसे हम घर आना चाहते हैं, कुछ जरूरी बात करनी, कोई गप्पे हर किसी को पता है जरूरी बात क्या होनी है. जैसे जब मेरे बहन का रिश्ता देखने मेरे जो बहनोई आए थे, तो उनके भाई जो थे, जो बहन के जेठ थे, उनको मेरे अब्बू जानते थे, तो उन्होंने ऐसे ही मेरे अब्बू को फोन किया और कहा कि अमार भाई हम आपके घर ना मैंने आपसे कोई बात डिस्कस करनी है. अब वो तो आए हैं, अब साथ उनका छोटा भाई आ गया, साफ हमें पता चल गया कि कहानी क्या है, बट थोड़ा सा एक जनरली कवर रखा जाता था कि. और वैसे मेरे भाई की जब हम भाभी को तो हम उसकी मामी को जानते थे, तो हमने कहा कि हम लाहौर आए हुए हैं और हम तुमसे मिलने आए हैं. अब पता नहीं उसको पता चला होगा या नहीं, बट लाइक मेरे ख्याल से लड़की को अंदाजा हो जाता है. अच्छा, द थिंग इज कि बिकॉज इनहेरेंटली पाकिस्तानी सोसाइटी में लड़की को कम समझा जाता है जेंडर राइट में, और लड़के को ऊपर समझा जाता है, तो जनरल परसेप्शन सोसाइटी में ये है कि लड़की वाली डेस्परेट है क्योंकि लड़की है बोझ, और इन्होंने लड़की की शादी करनी है क्योंकि अगर ये बिन ब्याही रह जाएगी तो हाय, ठीक है, और ये तो लड़की वाले हैं डेस्परेट. अब हम अपने छोटे छोटे बच्चों को बचपन से तरबियत करते हैं, तमीज सिखाते हैं कि बेटा अब सलाम करो, बेटा जोर से सलाम करो, बेटा हर किसी को सलाम करो. तो ये तमीज जब हम माँ बाप हैं तो हम सारी उम्र के लिए, और हमारे बच्चे सारी उम्र के लिए, जब वो बड़े होंगे तो भी हम नहीं बोलेंगे. लेकिन अगर मैं तुम्हारी बेटी को, तुम अपनी बेटी को, मैं अपनी बेटी को किसी को बोलूंगी अपनी बेटी को मिलवाने यही चाहती है, इनकी नजरों में आए क्योंकि इनके बेटे हैं. सोच किस कदर घटिया है, सोच एक्चुअली सदफ इनहेरेंट बात ये है कि लड़की है कम और वो है बोझ. ये बिल्कुल, ये सदफ बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू कह रही है, और ये हमारी सोसाइटी में अभी भी स्टिल होल्ड किया जाता है. फिर लड़की के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं कि अगर लड़की की उम्र कम होनी चाहिए, लड़के की उम्र से कोई वाबस्ता नहीं है, लड़की की शक्ल प्यारी होनी चाहिए, उसके फीचर्स अच्छे होने चाहिए, वो गोरी होनी चाहिए, लड़के की तो जी शक्ल नहीं देखी जाती, खानदान और नौकरी देखी जाती है, ठीक है ना. तो लड़के एक्चुअली लेजिट अच्छे बड़े खानदानी लोगों, पढ़ी लिखी फैमिलीज में, जैसे हमारे घर में ये बात भूल गई है, लड़की की शक्ल कौन देखता है, लड़के की शक्ल कौन देखता है, अच्छा भला कमाता है, और क्या चाहिए तुम्हें. हाँ, बट हालांकि जो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है वो दोनों के लिए एक जरूरी है. अच्छा, जो मेरी बात, सॉरी, तुम कह रही थी ना कि ये नेसेसरी है, मुझे लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, हाँ, कि किताब पढ़ के, तो खैर किताब तो मुझे लगता है सबको ही पढ़नी चाहिए बिकॉज ये बहुत अच्छा आईना है सबके लिए. लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि अरेंज मैरिज इज टोटली पावर डायनामिक्स बिटवीन women. It has nothing to do with matchmaking or finding love for your children. It is a power game of very. हाँ, हम उसकी बात कर रहे थे, पावर डायनामिक्स. हम पावर डायनामिक्स की बात कर रहे थे क्योंकि देखो जो मैंने पाकिस्तानी सोसाइटी में देखा है ना, जब भी किसी लड़की का रिश्ता तय होता है तो पहले लड़की या लड़की दोनों का, लड़की का होता है कि भाई ये एक लड़की है, इसकी उम्र हुई है, इससे पहले के अच्छे रिश्ते आना बंद हो जाए, इसकी शादी कर दो, 1 साल की ठीक है. हाँ, और दूसरी बात है कि लड़की के घर वालों से अच्छा क्रिटिक आपको कोई नहीं मिलेगा, बस उनको पता था हाई बेचारी कद लंबा नहीं है, वजन अब इसका ज्यादा हो रहा है, बाल इसके ना कटाओ, हाँ वो इसके बाल ना कटाओ, अब इसकी पढ़ाई कंप्लीट होने में 2 साल रह गए, बस जल्दी जल्दी को रिश्ते ढूंढो. और जो लड़के वाले होते हैं उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे लड़के का मिजाज क्या है, इसको कैसी लड़की चाहिए, इसकी हॉबीज क्या है, उनमें कंपैटिबिलिटी होगी या नहीं होगी. लड़के की माएँ से पहली कोशिश ये करती हैं कि कोई खानदान की लड़की ले आओ क्योंकि हमारी देखी भाली होगी तो वो हमारे साथ तमीज से रहेगी. लड़की कम उम्र की लेके आओ ताकि वो हमारे उसमें ढल जाए, हम उसको अपने हिसाब से कर लें, ठीक है. और तुम ये देखो कि उनको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि ये लोग, मतलब उनको लगता है कि ये तो तुम्हारी शादी कर दी ना, तो अब तो शादी खत्म होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, बस डू और डाई है, इसको तुम चलाओ. ये हालांकि लड़का जो है, लड़के की माँ ये देख रही है कि लड़का हमारा इतना बड़ा कि वो कमाता है और वो इतनी इस उम्र का कि अपने बच्चे पैदा कर सकता है, मगर फिर भी इतना बेवकूफ है कि वो अपने लिए लड़की नहीं पसंद कर सकता और उसकी कोई से नहीं होगी. तो हम तुम्हें बताएंगे बेटा कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए क्योंकि तुम एक वियर्ड सी एज में हो जहाँ तुम अपने बच्चे पैदा कर सकते हो लेकिन अपने अच्छे भला नहीं जानते. बट पता
और कहीं अपॉर्चुनिटी भी नहीं, तो देखो देखो जैसे ज्यादातर क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि जब आप कोई लड़की देखने जाते हैं तो पहली दफा में कितने, अब ये ट्रेंड हो गया है, पहले लड़के को नहीं लाते थे, माँ बहनें जाती थी लड़की देख के आती थी, जिसकी शादी है वो तो आया ही नहीं, क्या पता उसको वो लड़की वाकई पसंद आती, क्या पता उसको कोई बात करता न्यूज की, पॉलिटिक्स की, अखबार की, हॉबीज की, उसको वो लड़की पसंद आ जाती है। फर्स्ट राउंड में जिसकी शादी है उसको तो देखने को ही नहीं मिला, उसको लड़की एलिमिनेट हो गई या पास हुई। Okay, I agree to this, but the way I look at it is कि अब जैसे होती है, जैसे मेरी और जाफर की भी हुई थी कि आप एक फिल्टर हो जाता है फैमिलीज का। खैर मेरी तो बेचारी सास ही मुझसे जब मिली थी, अब रिश्ता आ भी चुका था, मेरी तो दरिया सास मेरा रिश्ता लाई थी, बट रिश्ता हो चुका था। बट यूजली ये होता है कि फैमिलीज मिलकर, आई टोटली एग्री विद यू, इवन आई टोटली एग्री कि जब मेरे भाई की दफा हम गए थे तो सिर्फ क्योंकि मेरा भाई तो अमेरिका में था, तो हम लोग, मैं, अम्मी और जो है मेरे अब्बू, हम सब गए थे, फिर तक ही उसके अम्मी अब्बू से मिलने गया था वहाँ। बट फिल्टर एक फैमिली ने कर दिया, बट फिर उसके बाद लड़का लड़की को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है कि भाई ठीक है, ये हमने देख लिया, वेट कर लिया, अच्छा खानदान है, अब तुम लोग बातचीत कर लो, जैसे जो मेरे और जाफर के साथ होता है, इट वाज टोटली अरेंज्ड सेटअप। तुम्हारे ये बात है ना कि वेटिंग का फर्स्ट प्रोसेस लड़के का होना चाहिए। पहली बात है कि लड़का अगर बोले कि या लड़की बोले मुझे लड़का या लड़की पसंद है, अब आप देखें, दिस इज वेरी एक्सपीरियंस काउंसिल, आप पहली ही स्टेज पे इतनी छाटी कर दें कि क्योंकि सिर्फ इस बेसिस पे कि ओ ये लड़की तेज तो नहीं है, हमारे साथ कैसे रहेगी, हमारे घर में लड़ाइयाँ होंगी, ये बड़ा ये आपको अपनी फिक्र पड़ी है, आपको अपने बेटे की नहीं पड़ी, ठीक है। और भाई पहली अकल को हाथ मारे, लड़की तेज होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने बेटे के लाइफ पार्टनर ला रहे हैं, कोई बुद्धू अल्लाह में की गाय लाके उसके साथ बांध देंगे तो सारी उम्र लड़के के लिए लाइबिलिटी बन के रहेगी, जिंदगी के सफर में मुश्किल में कोई साथ न दे पाएगी। तो ऐसी बीवी का उस लड़के को क्या फायदा। जब अपने लड़के की शादी करें तो अपना ना सोचें, अब उसका सोचे जिसकी शादी वो तो अपना सोच रहे होते हैं ना कि भाई ये हमारी फैमिली में कैसे बोल्ड होगी। बट ये तुम्हारा पॉइंट बहुत अच्छा है, और ये इस किताब में भी टच किया गया है कि फॉर एग्जाम्पल, अब तुमने कहा कि मेरे ऑफिस में साथ काम करती है, ठीक है ना, तो इसके अंदर इस किताब में ये होता है कि वो लड़के के लिए ना पूरी शहर छांट लेते हैं, और रिजेक्ट पे रिजेक्ट, तो वो लड़का खुद ही सजेस्ट करता है। और जो इतना क्राइटेरिया इनका, इतना लाइक मैं तो शिया सैयद फैमिली से, तो मुझे पता है कि कितना एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है कि लड़की शिया भी और सैयद भी। तो वो कहते हैं मेरे ऑफिस में एक लड़की है, तो उसके ऊपर भी दादी को इतराज होता है, और उनको इतराज ये होता है कि नहीं तुमने खुद कैसे पसंद की, वो लड़की तो तेज है, उसने तुम्हें फंसा लिया, तुम्हें नहीं पता लड़कियां बहुत तेज होती हैं, और वो लड़कों को फंसा लेती हैं। हालांकि सदम एज अ पेरेंट, मैं और तुम भी पेरेंट्स हैं, ये अच्छी बात नहीं है कि आपका बच्चा अगर खुद आकर आपसे अच्छी खुद चूज करे बच्चा, ठीक है। पता नहीं हमारे बच्चे तो हमें अपनी डिसीजन में कितना वेटेज देंगे। मॉल में मिले, बोले अरे मैं तो आपको बुलाने भूल गया, अरे अम्मा अपनी मिलो, ओ आप तो रह गई, सोच रहे थे कौन थे। मेरी अम्मी हमेशा कहती है ऐसे मजाक भी ना किया करो, कभी सब बोलती है मेरी अम्मी कहती है बेटा ऐसे मजाक भी ना किया करो। बट उस सिचुएशन के अंदर सोचो कि जो दादी का इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया था, और उसमें भी ये होता है कि जब दादी उस लड़की से मिलने जाती हैं तो उनको एक तो बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उस लड़की को कि तुमने डिम्योर लगना है, तुमने अपनी नजरें नहीं उठानी, तुमने बस अपना सीचे रख कपड़े पहनना, खोल के दुपट्टा ओढ़ना, बहुत मैटर करता है, लगनी चाहिए, लड़की तेज नहीं लगनी चाहिए। भाई हमारे यहाँ तो कुछ खवातीन है वो कहती थी कि जब वो जाती थी ना अपने बेटों के लिए लड़कियां ढूंढने के लिए, अब ये जो अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं, तो वो कहती थी कि हम तो जिस तरीके से चाय की एक प्याली सर्व की जाती है ना, उससे हम सदियों का सलीका बता देते हैं कि इस खानदान का कैसा। बट सोचिए थोड़ा सा अनफेयर क्राइटेरिया भैया, उस दिन अगर कोई गड़बड़ हो जाए। और एक और आंटी थी, उनके भी ना, वो भी उनके भी आई थिंक 3-4 बेटे थे, वो पता है क्या करती थी, वो वॉशरूम जाती थी, भाई वो कहती किसी बहाने से किचन, और किसी साबुनदानी देख लेती थी, वो जो है ना वो जाकर वॉशरूम के अंदर, अब तो घरों में वो होती है पाउडर रूम होता है, बट वो उसकी भी जाकर कहती थी कि मैं साबुनदानी की जो कंडीशन है ना उससे सलीका बता दूं। अल्लाह भला करेंगे हैंड सोप लिक्विड सोप बनाने वाला का कि अब एक एक्स्ट्रा चीज आपको साबुनदानी नहीं धोनी पड़ती, एक एक्स्ट्रा चीज हमें नहीं धोनी पड़ती। और एक और आंटी है, ये उन्होंने बड़ी किलर स्ट्रेटजी बताई थी। वो ये करती थी कि जब वो जहाँ पाक की गाड़ी, ठीक है ना, पाकिस्तान में तो आप ड्राइवर्स के साथ जाते हो, फिर घर वालों से मिलते हैं और ड्राइवर से मिलते हैं, तो वो अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देती थी कि तुम जरा ड्राइवरों से पूछो, क्योंकि जो हाउस हेल्प होती है, और हाउस हेल्प ना हाँ बीवी कहा जाती है, और हाउस में हेल्प जो है वो मिजाज का बहुत अच्छा बताती है, क्योंकि आप उनके सामने दे आर अ साइलेंट ऑडियंस ऑल द टाइम, घर में अब बगैर मेकअप के, बगैर तकल्लुफ के हर चीज के देख रहे होते हैं दिन रात, और उनको पता होता है कि इसका मिजाज कैसा है, आना जाना किससे मिलना है, स्पेंडिंग हैबिट्स,
सब कुछ पता होता है, सब पता होता है। वो हाउस है, और ये आपका ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है कि आप भी अपने हाउस हेल्प को कैसे ट्रीट करते हैं। वैसे तो मैंने ये किताब जो है इसमें तो फिर भी एक ह्यूमर का एलिमेंट यूज किया गया, मगर वैसे जनरली अगर आप ह्यूमर हटा दें तो पाकिस्तानी सोसाइटी इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक व्हेन इट कम्स टू अरेंज मैरिज, इट इज सो टॉक्सिक। और मुझे बहुत ज्यादा इस बात पे अफसोस होता है कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो एक अनहैप्पी मैरिज में स्टक हैं, लेकिन वो किसी से अपनी बात कह नहीं सकते। तुम देखो कि चलो कुछ बहुत ही अनफॉर्चुनेट ऐसा होता है कि कुछ औरतें जो हैं वो तो बेचारी ऐसा मारपीट, गाली गलोच, इमोशनल अब्यूज, ठीक है, ये सब बर्दाश्त करती हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिनमें एक्चुअली एब्सोल्युटली कोई में भी में कंपैटिबिलिटी नहीं होती, वो लोग स्टक होते हैं बिकॉज सोशल कल्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात को सपोर्ट नहीं कर सकता कि अगर आप अनहैप्पी हैं तो आप लाइफ में मूव ऑन करें। और वो पूरी जिंदगी इसलिए स्टक हैं कि अब क्या करें, बच्चे पैदा हो गए, अब मियाँ और बीवी की कोई हॉबी नहीं है, कोई आपस में बात करने को नहीं है सिवाय सिर्फ के बच्चों की बात करें, क्या खाना आएगा, फलां की शादी है, ये है वो है, they are forced to spend their lives with somebody who's they are so incompatible. Because I think उनके केस में जो अरेंज मैरिज की स्ट्रेंथ्स है वो उनके अगेंस्ट काम करती है। अरेंज मैरिज की क्या स्ट्रेंथ है कि आपकी फॉर एग्जांपल आपकी अम्मी उसकी लड़की की अम्मी को जानती है, यू नो, कोई फैमिली कनेक्शन है, वही चीज आपके अगेंस्ट आ जाती है, क्योंकि जब आपके इतने कनेक्शंस होते हैं तो फिर उस रिश्ते को तोड़ना या उस रिश्ते के, सब तुम खानदान की बात कर रही हो, खानदान में ठीक है शादी के लाख फायदे हैं, बट नुकसान ये है कि अगर आपको वो रिश्ता तोड़ना हो तो वो तो फिर खानदान छूट जाते हैं, ठीक है ना। ऑफ कोर्स देयर इज अ जेनेटिकल कंपोनेंट टू इट आल्सो व्हिच आई थिंक पीपल शुड रियली कंसीडर, शुड रियली, बहुत स्पेशली जिन खानदान में बहुत इंटर मैरिज होती है। और जो तुमने ये बोला अगेंस्ट वो है नेटवर्क काम करता है। अब देखो वो जो हैदराबाद में कुरुतराइन लड़की है, ठीक है, उसका एंड शी इज, देखो उसको उसके मियां ने मार डाला, उसके 4 बच्चे थे, अब माँ मर गई, 4 छोटे बच्चों की, उसका सबसे बड़ा बच्चा 9 साल का है, ठीक है, और बाप को जेल हो गई, या बाप जेल से बचने के लिए मफरूर हो गया। इन 4 बच्चों की कफालत कौन करेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चिल्ड्रन? और मैं कहती हूँ कि यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आदमी है, और ये कोई पहली बात है, कोई नई बात नहीं है, हर थोड़े से बाद न्यूज में आता है, शोर मचता है और फिर बात दब जाती है। बट मैं क्या, वो न्यूज उस लड़की जो कुरुतराइन, कितनी खूबसूरत छोटी सी लड़की थी, मैं सोची थी कि ये जो लड़का है ना, इससे ज्यादा इसकी माँ और बहनों को पकड़ना चाहिए। बिकॉज जब आगे दुनिया में कौन सी ऐसी औरत है जो देख रही है कि उसका बेटा इस लेवल पे गिर चुका है कि वो अपनी बीवी को मार रहा है, और वो अगर इनकरेज नहीं करती थी तो वो रोकती नहीं थी। और अगर आप भी कोई नंद है, चलो सास तो नहीं है, अगर बड़ी उम्र की औरतें हमारे देती, तो आप ये बात सोचें कि हो सकता है आपको 1000 लाख गुना अपनी भाभी बुरी लगती हो, बहुत बुरी लगती हो, लेकिन और आप ये बात समझ लें कि आपने अपनी भाभी से शादी नहीं की, आपके भाई ने उससे शादी की है, ठीक है, और उसको एलिमिनेट करके आप अपने भाई को अनहैप्पी करेंगी, भाई की जिंदगी में खुशी नहीं आएगी। नॉर्मली नन भावजे सास बहू की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो इतनी रिडिकुलस बातों पे होती हैं कि ओ ये ऐसा खर्चा करती है, ऐसा कपड़े पहनती है, साड़ी पहन ली, ये पेटी एनवी है, ये बहुत ही पेटी एनवी है। और हर शख्स अपना रिस्क लेके आया। अगर आपकी भाभी खुले हाथ से खर्च करती है, अच्छा पहनती है, ओढ़ती है, आती है, जाती है, इसका मतलब आपका भाई खुश है। 2 चीजें हैं आपके दिल में, एक भाई की मोहब्बत और एक भाभी के लिए नफरत। तो हमेशा मेक श्योर करें कि भाई की मोहब्बत हमेशा ज्यादा हो। हर वक्त अगर अपनी अम्मी को फोन करके अपनी भाभी की बुराइयां ना करें, उनको ना उकसाएं। और अगर आपकी अम्मी आपको फोन करती हैं और आपको रिपोर्ट देने में यकीन रखती हैं, जो बाकी बाय द वे पाकिस्तान की हर सास करती है, तो अपनी अम्मी से कहें कि मुझे गीबत नहीं करनी। पहली बात ये गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरी बात ये कि पेटी एनवी की वजह से मुझे ना उकसाएं। अब क्योंकि क्या होगा कि भाभी जो है वो तो चला आउटसाइडर है, भाई बहन का रिश्ता माएं आपस में खुद खराब कर रही है। बिकॉज कोई भी मेरी अम्मी मुझे फोन करके बोलेंगी फला ने ऐसा क्या, चाहे वो मेरे सगा भाई बहन क्यों ना, मेरे दिल माँ की मोहब्बत इसलिए होती है, आपके दिल में अफसोस होता है इसलिए मेरी माँ के साथ बुरा सलूक किया। मुझे लगता है पाकिस्तानी सोसाइटी में बड़ों में स्पेशली औरतों में इस कदर ज़र्फ खत्म है, बिल्कुल इस कदर लैक ऑफ ज़र्फ है जिससे कोई इंतहा नहीं है। और एक मर्द है वो आपने अपने बेटे को खुद पागल कर दिया। अब जब वो ऑफिस से आया है तो आपने सिर्फ उसको ये कहना है कि आज तुम्हारी बीवी ने ये क्या खबरनामा। और बीवी जो है उसका तो कोई है ही नहीं, वो मियाँ से नहीं बोलेगी तो वो किससे बोलेगी? तो वो फिर एक बहुत और पता है एक और बात कहती है, सदत ने बात की कि जो अगर आप अपनी भाभी को डिस्कस करना शुरू कर देंगे ना तो वैसे मजा तो आपको बहुत आएगा, मगर आपको उसमें मजीद खामियां नजर आएंगी, क्योंकि होता ही है कि फिर आप मजीद मिर्च मसाला लगाने के लिए ना आप उसकी और गलतियां करेंगे। तो एक जैसे जब मेरे भाई की शादी हुई थी तो मैंने और मेरी बहन ने एक रूल बनाया था, क्योंकि हम दोनों बड़ी बहनें थी,
ہم اپنی بھابھی کو ڈسکس نہیں کریں گے. شی از اے لولی پرسن اور ہم ہمیشہ اس کی منہ پہ اس کو تعریف کرتے ہیں, مگر ہم اس کو پیچھے کبھی ڈسکس نہیں کرتے, کیونکہ جب وہ آپ پیچھے کسی بندے کو ڈسکس کرتے ہیں تو کبھی نہ کبھی برائی آ جاتی ہے. میں اس سے زیادہ قریب رہتی ہوں تو میں اس سے زیادہ ملتی ہوں. اب اگر میں اپنی بہن کو پورا ایک نقشہ کرنے لگوں, اچھا صبح ناشتہ یہ ہوا تھا, پھر یہ لگا تھا, ان کے گھر میں صفائی آپ ڈسکس نہ کریں. آپ ایک رول بنا لیں کہ ہم نے اس بندے کو ڈسکس ہی نہیں کرنا, آپ اور باتیں ڈسکس کریں. تو یہ ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل. ہر لڑکی دیکھے کہ جو اس کی زندگی کا رسک ہے, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کا رسک ہے, جس میں آپ کے ماں باپ اور بہن بھائی تھے, جب آپ جس سیٹ اپ میں آپ پیدا ہوئی اس کا تو بھابھی سے تعلق ہی نہیں. پھر جہاں آپ کی شادی ہوئی اور جو آپ کے میاں کی نوکری ہے یا فائنینشیل سچویشن ہے یا بچے ہیں یا آپ کا ہے, اس میں جو بھی اچھا ہے اور یا برا ہے اس میں آپ کی بھابھی کا کوئی لین دین نہیں ہے. ہر شخص اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اپنی زندگی کی فرسٹریشنز کے لیے کوئی ایزی ٹارگٹ مت ڈھونڈے, جو موسٹ لائکلی نندوں کے لیے بھابھی ہوتی ہے. اور گھر خراب کرنا, کسی کی بھی شادی ختم ہونا جو ہے نا, یقین کریں وہ بالکل بھی ایک سوشل ایشو نہیں ہے, وہ ایک فائنینشیل کرائسس ہے. کیونکہ پاکستانی سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے اس کی پڑھائی ختم میں 1-1.5 سال رہ گیا, اب مائیں ہو گئی ڈیسپریٹ, انہوں نے رشتہ کیا. جیسے اس لڑکی نے گریجویٹ کیا, انہوں نے سمجھا ہمارا فرض ہو گیا پورا, ہم نے اس کو پیدا کیا تھا تو ہم نے پڑھا لکھا دیا, اب ہم اس کی شادی کر دیں. اس لڑکی کو اتنا میجر لائف سکل کہ 2-4 روپے کما کے اپنے آپ کو کیسے سپورٹ کرنا ہے نہ کبھی سکھایا, نہ ایکسپیرینس ہوا, اس کو آپ نے کسی اور کے حوالے کر دیا, اور شادی ہے جوا, یا وہ اچھا نکلا یا وہ برا نکلا. اب اس ارینج میں, اور یہ پاکستانی ماں باپ ہے ٹاکسک, انہوں نے کبھی اپنی غلطی ماننی نہیں. یہ بات صحیح ہے کہ ماں باپ کی ہمیشہ نیت صاف ہوتی ہے, لیکن یہ تو ایڈمٹ کریں کہ ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. جب وہ لڑکی, اور اسپیشلی اس بیچے سے قرۃ العین بیچاری کے کیس میں اور باقیوں کے کیس میں, اگر وہ میاں شرابی ہے, نشئی ہے, نہیں ویٹ ہو پایا صحیح, یا یہ کہ وہ مارتا پیٹتا جب یہ آتی ہے اس کو واپس بھیج دیتے ہیں, نہیں بیٹا صبر کرو, برداشت کرو, وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا, وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ یہ بیچاری تو جیسے مری گئی بیچاری کو, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, اس کے بچوں کے حال پہ رحم کرے, ٹھیک ہے. مگر دیکھیں زندگی, وقت گزر جاتا ہے, زندگی تو گزر گئی, لیکن کوالٹی آف لائف کوئی میٹر نہیں کرتی. دیز کڈز آر, آپ سوچو بچوں کی کیا مینٹل ہیلتھ ہوگی. بچی ہے جس نے رپورٹ کیا ہے کہ میرے ابا اس طرح مار رہے تھے, اب آپ سوچ کریے آپ کا زندگی بھر کا سائیکوٹک ٹراما ہے, سائیکوٹک ٹراما ہے. پھر پتہ کیا ہوتا ہے, جو ہاں سر تم نے جیلسی کی بات کی نا, آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہی لوگ جو اس لڑکی کو چوز کر کے لاتے ہیں نا, ان کو اس کی وہی باتیں بری لگنے لگتی ہیں جو پہلے بہت اچھی لگ رہی تھی, جیسے رشتہ ہوا. اور اب دیکھیں یہ فائنینشیل کرائسس کیوں ہے, بیکاز وہ لڑکی جو ہے اس کو کوئی ورک ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ پڑھ نہیں سکتی. چلو فرض کرو اس کے 4-6 بچے نہیں, وہ 2 بچے لے کے آ گئی اپنے باپ کے گھر. اب وہ فائنینشیل لائبلٹی بن گئی اپنے باپ اور بھائی پہ. اب جو وہ بھائی ہے اس پہ بھی فرض نہیں ہے کہ ماں باپ کے غلط ڈیسیشن کی وجہ سے بہن کی زندگی خراب ہوئی, وہ کیوں. اور اس کی بیوی بولتی ہے, بھابھی بولے گی کہ بھائی یہ لوگ آ کے بیٹھ گئے, ہم اپنے بچوں کی فیس دیں, ہم اپنے علاج کرائیں, یا ہم اپنا گھر پالیں, گروسری کریں, یا ہم ان کو کریں. ہر حال میں سے بولو نہیں, واپس جائے اپنے شوہر کے گھر, وہاں پہ گزارا کرے. یہ جو بچے پیدا کر کے لگے یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہر کوئی کیا بولتا ہے, ہماری تو اپنے ہاتھ ٹائٹ ہے, ہمارے حالات خراب ہیں. اوپر سے بھائی جو ہے وہ بھی تم دیکھو, ان کی بات صحیح ہے کہ بھائی جس طرح تمہیں پڑھایا لکھا ہے, مجھے پڑھایا لکھا ہے, تمہاری شادی پہ لاکھوں خرچ کیا, تمہیں جہیز دیا, مجھے تو کوئی جہیز نہیں ملا. اب اس کے بعد تم یہاں آ کے بیٹھ گئی ہو, اب میں تمہارے بچوں کو پالوں, اور ان دا اینڈ کیا ہوگا کہ تم بولو گی کہ مجھے جائیداد میں حصہ چاہیے, میرے باپ کا گھر ہے. بالکل ایگزیکٹلی. سو یہ بڑی لڑکیوں کو خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کو ٹرسٹ کریں, اور یہ بات یاد رکھیں کہ لڑکی کو پڑھانے اور آفس بھیجنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فحاشی پھیلائے گی. اپنی بیٹیوں, اپنی پرورش کو ٹرسٹ کریں. ہر لڑکی کو کوئی ایسا پڑھائی اور اسکل سیٹ دیں کہ وہ مشکل وقت میں کما سکے. بفور اس کو یہ جو شادی کے پول میں ڈالنے سے پہلے آپ اس کو ضرور, اچھا اس میں 1-2 پوائنٹ جو میرے ذہن میں آ رہے تھے, جو خاص طور پہ کمنگ بیک ٹو دی ارینج میرج کا ایشو, کہ جو لوگ ایک بہت ایک جنرل ایک فیملیز کے اندر ہوتا تھا, سچ آف دیٹ اب میں تھوڑا سا میں ایگری کرتی ہوں کہ جو شادی ہے نا وہ خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے. بیکاز آئی آلویز سے دس کہ جب آپ کا کوئی بندہ آپ کی فیملی میں آتا ہے نا, تو آپ اس کو جب ویلکم کریں, یا آپ اس کو جب اس وقت آپ یہ سوچیں کہ یہ بندہ وہ ہے, اور یہ خاص طور پہ اپنا ریلیشن شپ مینٹین کرنے والی بات ہے کہ وہ بندہ جس کے ساتھ آپ نے اپنی ہالیڈیز گزارنی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ وہ بندہ ہے جس کے بچے آپ کے بچوں کے کزنس ہیں, آپ کی رشتہ داری ہے. تو واقعی جو ہمارے سیٹ اپ کے اندر شادیاں ہوتی ہیں وہ خاندانوں کے درمیان ہوتی ہیں. اور میری دادی ہمیشہ کہتی تھی کہ در ملتی چوکھٹ 2 اور در ملتی چوکھٹ 2, کہ جو
इक्वल बैलेंस, जो अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिमिलर होनी चाहिए. बहुत दफ़ा ये होता है कि लड़की वाले या लड़के वाले ख़ास तौर पे चाहते हैं कि भाई जो लड़का है वो तो बहुत अमीर हो या लड़की वाले बहुत अमीर हो. सो ये बात हमेशा ख्याल रखें. और एक और मेरी दादी का बड़ा गोल्डन रूल था, एक्चुअली दादी की दोस्त थी, उनका रूल था, वो कहती थी लड़की को देखो, लड़की की माँ को देखो, उसकी नानी को देखो, फिर लड़के को देखो, उसके बाप को देखो, उसके दादा को देखो. अच्छा, ये बात बहुत बहुत ट्रू है. तो मैं मेरे ख्याल से आई फील कि जो अरेंज्ड मैरिज है ठीक है इन इट्स ओन, लाइक ये पूरे शहर में जाके ट्रॉलियां खाना ये बहुत बुरा है. यू नो, खास तौर पे आप खुद सोचे कि आपकी बेटियां, आपकी बेटियां, डोंट डू दिस, राइट. किसी के घर जाके जज ना करें. बट वो जो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा सेट ऑफ विजडम आ जाता है ना भाई, अब वो लोग भी जिनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है वो भी अपनी एडवाइस को विद डिस्क्रेशन इस्तेमाल करें कि जो भी जिसकी भी ऑब्जर्वेशन है वो उसको लेकर आए. क्योंकि सदफ हमेशा जैसे लव मैरिज भी थी हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती. मैं आपको एग्जांपल दूंगी, मैं लम्स से पढ़ी थी, वहाँ बहुत लव मैरिजेस होती हैं. तो मुझे लगता है कि लोग लम्स की लव मैरिजेस की बात करते हैं, वहाँ की डिवोर्सेस की बात नहीं करते कि कितना हाई डिवोर्स रेट है. क्योंकि होता ही है कि जब आप कैंपस पर रहते हैं ना तो यू आर योर कूल सेल्फ, यू आर योर एस्पिरेशनल सेल्फ जो आप बनना चाहते हैं, ठीक है ना. तो आप बैठ के आपस में बात करते हैं कि हाँ जिंदगी ये होनी चाहिए, जिंदगी वो होनी चाहिए. उसी हालात में आप पसंद कर लेते हैं एक दूसरे को. और यू नो, आप अपने अम्मा अब्बा को मनवा कर, कुछ केसेस में ये भी होता है शादियां नहीं होती, बट अगर आपने अपने अम्मा अब्बा को मनवा कर शादी कर ली, होता क्या है जब लड़का लम से वापस अपने कराची शहर जाता है, लड़की वापस अपने लाहौर शहर जाती है या गुजरांवाला या हैदराबाद कहीं भी, तो वो वापस उनकी वो ही थिंकिंग, मेंटालिटी, जो भी फैमिली बिजनेस, वो वापस आ जाता है. और फिर लोग कहते हैं ओ यू आर नॉट द पर्सन आई मैरिड, ठीक है. तो लव मैरिज भी एंड रियल लाइफ स्टार्ट. हाँ, सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा लव मैरिज भी सक्सेसफुल. हाँ, मगर देखो तुम्हारी माइंडसेट की बात हो रही है. जब लव मैरिज जो है वो अगर नहीं चले तो माँ बाप कहते हैं तुम कर लो अपनी मर्जी, हमने तो समझाया था, पड़ गए दिल को ठंडा, कर ली लव मैरिज, हमने तो समझाया था. लेकिन अरेंज मैरिज जब खराब होती है तो माँ बाप कहते हैं तुम्हारी किस्मत. तो ये तो दोनों केस में डूबी. हाँ, ये इनकी किस्मत है. हमने तो अपनी तरफ से बेस्ट किया था, अब देखो अल्लाह ने इनके नसीब में क्या लिखा है. हाँ, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स है. ये डबल स्टैंडर्ड्स है. कोई माँ बाप अपनी गलती नहीं मानता. हाँ, तो मेरे ख्याल से इवन बच्चों, माँ बाप को बच्चों की चॉइस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है ना. और बट अगर वो अपने लाइक सब तो माँ बाप को बच्चों की बात सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहा है, उसकी बात विद ओपन माइंड सुने. फिर बच्चों को भी माँ बाप के विजडम की बात सुननी चाहिए. और माँ बाप को वो जो ओपिनियन की अपॉर्चुनिटी दी गई तो उसको छोटी छोटी बातों पे ना खत्म करेगा, हाय लड़की, इसके तो लड़की की कितनी बहनें हैं, तो मैं सबकी शादियां में हेल्प करा, लाइक उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करें. पॉजिटिव चीजें देखें. ये नहीं कि आप अपनी जो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है आप उसको अब्यूज करें. अच्छा, इस बुक में एक बहुत अच्छा जो बॉन्ड दिखाया है वो बहन भाइयों का दिखाया. और मुझे लगता है कि इन मेनी केसेस ऐसा होता है कि अगर पाकिस्तानी सोसाइटी में ये भी एक डबल स्टैंडर्ड है कि अगर भाई ने अपनी मर्जी की शादी कर ली ना, तो अपनी को क्लास फेलो पसंद आ गई, सारी बहनें हो जाएंगी इनसिक्योर. क्योंकि उनको लगता है कि ये जो लड़की आएगी ना ये तो हमारे भाई को करेगी हमसे अलग, तो नहीं भाई की शादी नहीं होने दो. लेकिन बहनों की तो उन्हें फटाफट शादियां करानी होती हैं. तो अगर कोई लड़का पसंद आ गया ना तो वो अपनी अम्मी को कहती है हाँ करते इतनी अच्छी फैमिली है, एक आप एक फर्ज हो, आप अपने फरीजे से अदा हो जाएंगी. तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो लड़का है ना, ऑफ व्यूइंग हिम एज एन इन्वेस्टमेंट, के ये जो बात है ना कि ये तो हमारे बेटे को हमसे छीन लेगी, तो भाई तुम्हारा बेटा ऐसा क्या चीज है कि वो छीन जाएगा. आपकी जिंदगी में और कुछ है नहीं, आपको सिक्योर बीइंग अ माँ या बीइंग अ बाप जो है वो वन पार्ट ऑफ योर लाइफ है. ठीक है, कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है कि जनरल आप ये सोचें कि अगर आप इस वक्त एक वीडियो देख रही हैं और आप किसी जॉइंट फैमिली में रहती हैं या आप पहले कभी अपनी ससुराल में रहती थी, और अगर इस बात पे लड़ाई हो रही है कि आज ये खाना अच्छा नहीं पका या कल मेरी मर्जी का खाना नहीं पका या ये कि ये दावत ऐसी होनी चाहिए थी, तो आप किस लेवल की पेटी बात पे अपनी जिंदगी जाया कर रही हैं. आप दो औरतें एक ऐसी बात पे लड़ी हैं जो एक हाउसकीपर या मासी कर सकती थी. क्या फायदा हुआ आपके, अगर आप एक लड़की है हमारी एज ग्रुप की, तो क्या फायदा हुआ कि आप एक ऐसे फैमिली में पैदा हुई जहाँ माँ बाप ने आपको एक्सेप्ट किया, मैट्रिक करा के आपकी शादी नहीं कर दी. भाई आपको पढ़ाया लिखाया, अल्लाह ने आपको इंटेलिजेंस दी, अल्लाह ने आपको इंटेलिजेंस दी, आपने सब वेस्ट कर दिया. और आप ग्रैंड स्कीम ऑफ योर लाइफ, चलो ग्रैंड स्कीम को छोड़ो, एक साल में अगर आज 20 जुलाई है, 21 जुलाई, क्या अगले साल 21 जुलाई को जो आज इतनी बड़ी सालन पे लड़ाई हुई है वो मैटर करेगी एक साल में? हर औरत को जब बच्चा आपके छोटे हैं, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, चाहे आप बहू हैं, सास हैं, लेकिन अपने दिमाग को रस्ट मत लगाएं. हैव अ हॉबी आउटसाइड. बिल्कुल, इन बातों पे आप लड़ रही हैं तो इवेंचुअली आप भी
इवॉल्व करेंगी एक ऐसी टॉक्सिक सास में जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ किचन चलाना था, और अब वो इनसिक्योर हो गई है कि देयर इज अ न्यूअर प्रिटर वर्जन ऑफ मी, और ये जो लड़की आई है ये घर टेक ओवर कर लेगी तो मैं सालन नहीं पका पाऊंगी, तो मैं तो ऑब्सोल्यूट हूं कि इस घर में किसी को मेरी जरूरत नहीं है। ये आपका ये क्या किचन पॉलिटिक्स है? दिस शुड नॉट बी द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अच्छा, इसमें ना मुझे एक बात सदफ याद आ रही थी कि हमारे ना फैमिली में ना लाइक बड़े एक हेड हैं, लाइक सब उनसे बड़ा ट्रस्ट करते हैं, हर रिश्ते में उनसे कंसल्ट होता है, तो उन्होंने ना पूरी एक एक्सेल शीट बनाई हुई थी। ये मुझे उस पर लड़की की चॉइस पे याद आ रहा था, तो उन्होंने ना उस एक्सेल शीट पे ना परसेंटेज थी, तो लड़की की जो मर्जी थी ना उसको 30%, 30% नहीं, बट बाकी चीजें वो ये देखते थे ना कि लड़के का करियर क्या है, खानदान क्या है, वो क्या है, तो वो पूरा ना एक फॉर्मूला बनता था। तो हम लोग बड़ा हंसते थे, हम कहते थे कि आप देखो उसमें फॉर्मूले में क्या उसका ग्रेड आए। अच्छा, पाकिस्तान में देखो ये इतनी सैड बात है, मैं तो बहुत कहती हूँ कि खुदा के लिए 20-20, 22-22 साल की लड़की को शादी ना करें, कम से कम हर लड़की मिनिमम 1 साल जॉब करे, ताकि उसका नेटवर्क बने, उसको पैसा कमाना है, उसको बाहर की दुनिया करनी है। बिल्कुल। पाकिस्तान में यार ये नहीं है कि आपका मियाँ कमीना निकले और आप छोड़ दें, यार हालात ने खराब है, बॉम्ब ब्लास्ट हुई, कितने मासूम लोग मर गए, अपनी बेटी को रैंडम फायरिंग हुई, मोबाइल छिन गया, बैठे बैठे अच्छी भली जन्नत जैसी जिंदगी होगी उजड़ जाती है, फिर आप क्या करेंगे, बाकी घर आके। और मैं ये कहना चाहती हूँ, सदफ ऑल्सो टच्ड ऑन दिस पॉइंट कि बोथ सदफ एंड आई स्टेड एट होम फॉर आवर किड्स, ठीक है, बट वी हैव डिग्रीज टू गो बैक टू, तो आपको हमेशा एम्प्लॉयबल होना चाहिए, एंड फॉर दिस वी आर ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स कि उन्होंने हमारी डिग्रीज में इन्वेस्ट किया, दे गेव अस द अपॉर्चुनिटी कि हम जॉब कर सकें। उसके बाद आपकी जिंदगी चाहे आपको कहीं भी लेकर जाए, आप जॉब करें ना करें ये आपकी मर्जी है, मगर ये तो ना हो ना कि आपको अपॉर्चुनिटी ना हो। अच्छा, इस किताब की एक और मजे की बात है, इसमें एक फॉर्मूला बताया गया है कि अगर आपको किसी से शादी करनी हो जो आपके फिरके का या आपकी हम जबान हम नस्ल नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी शिया लड़की समझ सकती है। आई लाफ्ड आउट लाउड जब पता चला कि जो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था उसका नाम उमर था। इस बात पे मुझे इतनी हंसी आई, और ये बात सिर्फ एक लड़की समझ सकती है कि कितना मुश्किल काम है ये उमर लड़के की। ये बड़ी सैड बात है, वी डोंट वांट टू ट्रिविलाइज इट, यू नो, ये इस्लामिक हिस्ट्री की, यू नो, दैट इन इटसेल्फ इज अ होल न्यू टॉपिक, बट मैं किसी की पर्सनालिटी को, यू नो, अनाजुबिल्ला, मैं बिल्कुल मैं आई रिस्पेक्ट, मैं किसी की रिस्पेक्ट नहीं कम करती, बट इट इज जस्ट अ सोसाइटी का जोक कि हमारी फैमिली के अंदर, हमारे खानदान, लाइक अगर किसी शिया लड़की का बॉयफ्रेंड का नाम उमर हो तो उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। बट इसमें बड़ा अच्छा इन्होंने फॉर्मूला बताया है, एंड यू नो इन द एंड उस लड़की के पेरेंट्स आर जनरली सपोर्टिव। तो आई थिंक उन्होंने दे हैव गिवन अ गुड एग्जांपल, एक अरेंज्ड मैरिज और फिर एक पसंद की शादी। अब मजा ये आएगा, एक लड़के की शादी, एक लड़की की शादी, एक वेडिंग सेट शादी, एक शिया सुन्नी शादी। They have given very good examples, और even उन्होंने ये दिखाया कि जब उसकी बहन की शादी थी तो उसके ससुर कितने अच्छे होते हैं, right? Like he's such a gentleman कि जो even दादी है, in spite of herself, you know, she cannot help being impressed. तो ये अच्छा, और हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत इवॉल्व करी है नाउ, यू नो, यू फाइंड आउट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल लाइक क्रॉस सेक्ट लोगों की शादियां हो रही हैं, सक्सेसफुल शादियां हो रही हैं, और वही जैसे जो मेरे साथ बात कर रहे थे कि चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, ये इट कम्स डाउन टू द पेरेंट्स कि वो अपने चाइल्ड की डिसीजन को कितना वैल्यू करते हैं, कितना। और वैसे ये बुक सबको इसलिए चल पड़ी है कि बहुत ही ये फनी भी है, जैसे दो दादियां हैं और उनमें आपस में कंपटीशन है किसकी पोती की शादी पहले हर किसी को लगता है मेरी पोती इतनी खूबसूरत है, राइट, मेरी उसकी शादी कैसी होगी, हमारी क्या पता यार, बहुत से लोग होते हो जिनमें ये प्रॉब्लम हो कि हाय अल्लाह इनकी बेटी की शादी होगी, हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। हाँ, एक्चुअली दिस रिमाइंडेड मी, लाइक इस किताब को जब मैं पढ़ी थी तो यू नो इट रियली टेक्स यू बैक। हम बहुत अब दूर हो गए उस चीज से, बट यू नो आई हैव बीन थ्रू दैट फेज इन माय लाइफ कि जब शादी होती थी, एंड दैट वाज दैट वन टाइम यू वुड गेट टू नो पीपल। पहले सोशल मीडिया थोड़ी होता था, तो जो न्यूज का जो बेसिक जो अपॉर्चुनिटी होती थी वो गैदरिंग्स होती थी, ठीक है ना, तो उसके अंदर जब लोग मिलते थे और फिर लोग खबरें देते थे और फिर जो रिएक्शंस होते थे, या आपकी अम्मी जो है वो अपनी किसी बूढ़ी उम्र की खाला फूफी चाची ताई फूफी को फोन करती थी, और अगर उनके 5 या 10 बच्चे हैं वो सबकी खबरें आपको दे देती थी कि उसके घर ये हो रहा है, इसके घर ये हो रहा है। सो हाँ, सो ये किताब थोड़ी जरा प्री सोशल मीडिया भी है, सो उस लिहाज से यू नो लाइक ये है, बट गुड कन्वर्सेशन है, गुड कन्वर्सेशन। भाई देखिए, मॉरल ऑफ द वीडियो ये है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी ऑडियंस हमारी जैसी औरतें हैं, ठीक है, तो आप अब 10 साल में हम इसी सिचुएशन में होंगे। हाँ, एग्जैक्टली, तो अपने अंदर बहुत टॉलरेंस और तहम्मुल पैदा करें। हाँ, मेरी नानी ये बार बार कहती थी कि लचक जो है वो जिंदा दिल की पहचान है, अकड़ सिर्फ मुर्दा चीज में होती है। बिल्कुल, तो अपनी नंदों, अपनी भाभियों और अपनी सास के लिए बहुत लचक पैदा करें। हाँ, बहुत ही दरगुजर करना सीखें। हाँ, ताकि लोगों में
اتنے اچھے خون کے رشتوں میں ایسا نہ ہو کہ آپ عید کے عید ملے یا یہ کہ صاف دل سے نہ ملے. صاف دل سے ایسے رشتہ داروں کا کیا فائدہ ہے نا. اب صدف ہمارے بچے نیچے آ چکے ہیں, انہوں نے اسنیک دینی ہے اور اس کے بعد ہم اپنی دوسری ویڈیو ریکارڈ کریں گے. سو ڈو گیو اس یور فیڈ بیک, ٹھیک ہے نا. اینڈ اللہ حافظ.